Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बच्चों हम लोग अपने इन सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में डिटेल में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ा था। उनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, उनकी हाफ लाइफ क्या होती है, उनका फुल लाइफ क्या होती है, उनके ग्राफ्स क्या होते हैं, उनका न्यूमेरिकल क्या होता है। आज यही चीजें अप्लाई करेंगे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। सेम चीजें पढ़ेंगे बट एक्सप्रेशन तो अलग होगा ना, ऑर्डर बदल रहा है तो चीजें भी बदलेंगी, है ना। तो आप लोग तैयार हो पेन कॉपी लेके। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे एनसीईआरटी में, तो मैंने एक क्वेश्चन वो अपने आप से फ्रेम करके ही आपको करा दिया था। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन। तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेके, मैं भी तैयार ही हूँ। शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। चलो फिर इसको हटा देते हैं। तो हमारा गोल यही है आज का, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को सुपड़ा साफ करना। ठीक है, एक झलक देख लो क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, लास्ट सेशन में सीडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी, मतलब जिनका ऑर्डर डिफरेंट आ जाए एज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने ग्राफ्स पढ़े थे, उनकी हाफ लाइफ, लाइफ टाइम, फिर एक क्वेश्चन किया था। और आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स थे उसके। और आज हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आप लोग फर्स्टली तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगी, मतलब जो रिएक्शंस का ऑर्डर वन हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे, अगर मैं कोई भी एक रिएक्शन लिखता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ए से आपको क्या मिल रहा है, ए से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा। रेट लॉ यही तो बताता था कि रेट बराबर रेट कांस्टेंट और जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी कुछ पावर। और अगर एक ही रिएक्टेंट होता था तो जो उसकी पावर होती थी वही रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता था। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर वन होगा। तो हम मान के चलते हैं ऑर्डर वन है, तो और इसकी पावर भी वन हो जाए। ठीक है, ज्यादा वो हो गया क्या, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी पावर वन हो जाएगी, है ना। ये तो आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन से। ठीक है, इसको मैं पहला इक्वेशन मान लेता हूँ। अब अगर आप डिफरेंशियल वाली इक्वेशन लिखो, मतलब वो जो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में लिखते थे, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जो रेट होगा वो अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हो तो नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। डी मतलब जो चेंज आ रहा है, और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन कितनी देर में आ रहा है उससे डिवाइड। तो ये भी रेट है और ये भी क्या है आपके सामने, रेट ही तो है। तो ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। वो क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इक्वेशन वन और टू को इक्वेट करूं, है ना, इक्वेटिंग इक्वेशंस वन एंड टू, तो मेरे पास क्या आएगा, एलएचएस तो इक्वल है, तो मैं आरएचएस को कंपेयर करा देता हूं, है ना। ये आ गया, पावर वन है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, डी ए बाय डी टी। ये आ गया कि नहीं आया, बताओ जरा। आ गया ना, ये माइनस का साइन का ध्यान रखना है ना। अब मतलब जो एक जैसी चीजें, जैसे ए यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ भी, तो इनको एक तरफ कर लो और इधर इसे साथ ले जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं dt को उधर भेज देता हूँ, के dt, है ना। और यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, माइनस डी ए अपॉन में क्या है, ए। अब ये तो क्या है, छोटे टाइम इंटरवल के लिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमें छोटे छोटी वैल्यूज की हेल्प से एक बड़ी वैल्यू चाहिए तो हम उन छोटी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। उसी एडिशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट, मतलब लिमिट्स के साथ। तो लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट में ये बोल रहा हूं कि जब आपका टाइम था जीरो, मतलब इनिशियल टाइम था, तो आपकी जो ए की कंसेंट्रेशन थी वो क्या थी, है ना, वो कंसंट्रेशन थी आपके सामने ए नॉट। और जब मैं बोल रहा हूँ कुछ देर बाद टाइम टी हो गया, है ना, ये टाइम टी हो गया, तो आपके सामने कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बची रह जाएगी, उसको हम ए से डिनोट करते हैं।
ऐसी तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में किया था, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, मतलब जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करी ही है तो उस समय तो टाइम आपका स्टार्ट होगा ना, टाइम जीरो रहेगा, और जितनी आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ली होगी वो क्या होगा, आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कुछ देर बाद रिएक्शन आगे चलेगी तो रिएक्टेंट कम होगा, तो मैंने कहा टी टाइम बाद रिएक्टेंट का अमाउंट ए बचता है, ठीक है। तो इन्हीं की हेल्प से जब मैं लिमिट लगाऊंगा और इंटीग्रेट करूंगा, है ना, यही लिमिट्स लगा के इंटीग्रेटिंग, इसको थर्ड बोल दें, ठीक है, इंटीग्रेटिंग थ्री, इक्वेशन थ्री विद इन सुटेबल लिमिट्स, है ना, जो भी भाई आपको सही लगती हैं वो मैंने लिमिट भी बता दी। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ के डी टी आ जाएगा इंटीग्रेशन, और टाइम में पहले टाइम जीरो है फिर टी है, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर मतलब इन पहले जो है, अपर मतलब बाद में। और यहाँ जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। आज इंटीग्रेशन भी देख लेना, थोड़ा सा इसमें एक आध फॉर्मूला लगेगा, मैं बता दूंगा। तो ये आ गया। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है ये, अगर आपके पास मतलब एक्स के टर्म्स में समझा रहे हो, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, वन लिखा है ना, तो ये वन क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही हो जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाए, ठीक। और अगर मान लो यहाँ पे वही टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, एक जैसे यहाँ पे पावर वन थी तो हम एक पावर इंक्रीज कर देते हैं और उसी पावर से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर बाय टू। और कुछ वैल्यू होती है एक्स की, जैसे मान लो ए और बी होती, तो हम पहले बी वैल्यू लगाते और फिर ए लगाते, और बी मतलब पहले अपर लिमिट लगाते एक्स की जगह माइनस करके लोअर लिमिट लगा देते, है ना। ऐसे ही अगर आपको कहीं पे वन अपॉन एक्स डी एक्स दिख जाए तो इस चीज का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, है ना, लॉग बेस डी एक्स। तो वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कहीं पे लॉग एक्स अपॉन वाई लिखा है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप उसको लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हो, और कहीं पे लॉग मल्टीप्लाई में लिखा है तो आप उसको लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं, कुछ ध्यान रखना प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अभी मतलब बेस ई है, और अगर आपको बेस ई से 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि रिलेटिवली इजी रहता है, वैल्यूज याद रहती है हमें लॉग बेस 10 की। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं और ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज है, तो इन्हें साइड में अपने नोट कर लो, वैसे तो तुम्हें पता होंगी, उनका यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखो के क्या है, रेट कांस्टेंट, ये वहां पे वन भी क्या था, कांस्टेंट, या तुम के को बाहर ले आओ, ऐसे समझ लो यहाँ पे वन बचा, है ना, डी टी बचा, जीरो से टी बचा, ठीक। और यहाँ पे ए नॉट से ए डी ए बाई, चलो उसको हटा दूं, देखो उसको हटा देते हैं, चलो। तो अब हम इसे आगे क्या करेंगे, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये वन है, ये डी टी है, एक्स की तरह समझो, वन और डी एक्स था तो इंटीग्रेशन क्या आता था, एक्स। अब वन और डी टी है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी। और के क्या है, के आपका बाहर है, वैसा ही है। और एक बार लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा के सॉल्व कर दोगे। अब ये कैसा आ रहा है, देखो डी एक्स, ए को यहाँ एक्स की तरह कंसीडर करो, डी एक्स, और इसको अलग करके इसे अलग कर लो, वन अपॉन एक्स डी एक्स हो रहा है, तो मैंने वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था, लॉग एक्स, तो वन अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई हो जाएगा। और साथ में आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा ही दोगे, एक माइनस का साइन भी लगा हुआ है, उसका भी ध्यान रखना। बताओ आई बात समझ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अब सॉल्व कर लो। वैल्यूज लिमिट लगाने का मतलब पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं यानी कि टी, माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं, ये माइनस का साइन है ही पहले से, ठीक है। यहाँ पे पहले अपर लिमिट लगाओगे तो ए, और माइनस करके फिर लोअर लिमिट लगा दोगे ए नॉट। बताओ ये कंसंट्रेशन टर्म वाला ब्रैकेट है, ठीक है, दिख रहा है ना इधर, हाँ। तो देखो अब आप
जब इधर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा KT, और ये क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस लॉग बेस ई, और वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग बेस ई और ए नॉट। तो ये क्या आ गया आपके सामने, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया। अब इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, है ना, जैसे भी आपको करना है। वहां ए इक्वल टू ए नॉट करते थे, तो ए नॉट के टर्म्स में करना है तो वैसे कर लो, है ना, जैसे चाहो वैसे आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है ना, और ये माइनस माइनस प्लस तो ऐसे आ गया, उसे उधर भेज दो या कहीं किसी को भी कुछ भी कर दो, है ना, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सही से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज यहीं छोड़ देता हूँ, है ना, मतलब इस चीज को यहाँ छोड़ के उसे वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉग बेस ई ए प्लस के टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दिख रहा है, इंटीग्रेट करके वहां तक पहुंचे। बहुत कम चांसेस हैं कि डेरिवेशन कोई आपसे पूछेगा, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन कभी भूल जाओगे तो फिर इसी डेरिवेशन की हेल्प से आप करोगे। देखो वहां तक समझ में आया। अब उसमें छेड़खानी चलती रहेगी, ठीक है। अब इसमें छेड़खानी ऐसे चलेगी कि अगर कोई मुझे ऐसे ग्राफ पूछता है, बताओ, यहाँ से ग्राफ पूछ लेंगे कि आप हमें ग्राफ बताइए बच्चुआ लॉग बेस ई ए नॉट और टाइम के बीच। तो ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा स्लोप, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट, है ना। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा लॉग बेस ई और ए, है ना। और स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, वो क्या बोलते हैं एम, है ना। तो इसको थोड़ा नीचे करके ग्राफ मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा, और स्लोप क्या हो जाएगा इसका रेट कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो ग्राफ अभी आगे देखेंगे ही, इस पे ज्यादा जोर मत दो, ठीक है। ग्राफ अभी आगे देखेंगे, चल बताओ आया ये समझ में, है ना। अब इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पहले इतना नोट कर लो। स्टार्ट हमने कैसे किया, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के, फिर हमने वो एवरेज और इनफाइनाइट क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस रेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराया, इंटीग्रेट करा सुटेबल लिमिट्स में, इंटीग्रेशन करके बाद लिमिट लगा दी, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, है ना। अब इसमें आप जैसी छेड़खानी चाहो कर लो। देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें इसको इधर ले आओगे, देखो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कर लो, वहां KT बचेगा, ऐसे भी हो जाएगा, है ना। केवल टाइम निकालना है तो K अपॉन में आ जाएगा, K निकालना है तो T अपॉन में आ जाएगा। फिर मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर लॉग बेस E है उसको लॉग बेस 10 में बदलना है तो क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके भी ये हो जाएगा। चलो आगे से यहाँ पे बताता हूँ, देखो इतना लिख लिया, रब कर दूं इसको, ठीक है, इसको रब करते हैं, देख लो लिख लो, चला ही गया वो तो, चल। देखो क्या है हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन में आप जैसे चाहो वैसे छेड़खानी कर सकते हो। लॉग x माइनस लॉग वाई को कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था लॉग की प्रॉपर्टी में, लॉग x अपॉन वाई को आप ओपन करके लॉग x माइनस लॉग वाई लिख सकते हो, लॉग एक्स वाई को लॉग x प्लस लॉग वाई लिख सकते हो। मतलब अगर लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो उनको आप ऐड करके लिख सकते हो, और लॉग के अंदर दो टर्म डिवाइड में तो आप उन्हें माइनस करके लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे माइनस हो रहा है तो माइनस का मतलब हम सर इन्हें डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए नॉट अपॉन में ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा KT। अब आप क्या करोगे, इसको लॉग बेस 10 में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, लॉग बेस 10 ए नॉट और क्या है अपॉन में ए आ, इधर क्या चल रहा है KT। अब अगर आपसे कोई टाइम पूछेगा तो आप टाइम का फॉर्मूला बता दोगे K को नीचे लाके, है ना। यही न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। तो आप अगर नहीं समझना चाह रहे हो, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, तो आप नहीं समझना चाह रहे हो तो आपको फिर ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा।
कहाँ से आया है मैंने बता दिया। तो न्यूमेरिकल्स में क्या यूज होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कि टाइम जो लगता है उन्हें खत्म होने के लिए कितना है 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए वो कंसंट्रेशन है जो टी टाइम बाद बची रह जाएगी। ठीक, तो ये देख लो आया कि नहीं आया समझ, आ ही गया होगा है ना। ठीक है, तो अभी इसके ग्राफ्स देखेंगे, इसको नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स में यही यूज होगा। वो भी ठीक है, डेराइव करोगे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को जब सॉल्व करने आओगे तब फिर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। चलो नोट कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ग्राफ्स की तरफ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ्स की तरफ। लिख लिया, छापो जल्दी से। ठीक है, रब कर रहा हूँ उसको। देखो अब हमें ग्राफ्स बनाने हैं, किन किन चीजों के बीच बनाने हैं ये देख लो जरा। पहला ग्राफ जो है वो है ग्राफ बिटवीन लॉग ए एंड टाइम। लॉग ए और टाइम के बीच में ग्राफ तो कैसे बनेगा लॉग ए। देखो उधर एक एक्सप्रेशन आया था बाद में, क्या आया था, लॉग बेस, यही तो आया था ए नॉट माइनस ए के टी, है ना। एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, मतलब वही लॉग बेस ई वाला। तो हमें एक के साथ बनाना है तो ए को अलग कर दो, इस उधर कर लो या इधर कर लो, कहीं भी कर लो। ठीक है, ए नॉट उधर भेजोगे तो इधर क्या आ जाएगा के टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब हम अगर उसको वाई एक्सिस में लिखना है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए इनको दोनों को फ्लिप कर रहा हूँ मैं। लॉग बेस ई लिखो या नेचुरल लॉग लिखो, एल एन लिखो, बात एक ही है। तो एल एन ए इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एल एन ए इज इक्वल्स टू आ रहा है एल एन ए नॉट माइनस के टी। अब इसको तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से जरा कंपेयर कराओ। देखो ये अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ और इसको मैं अगर एक्स एक्सिस लेता हूँ, इसको स्लोप लेता हूँ, है ना, स्लोप कैसा है नेगेटिव, और इसको क्या लेता हूँ इंटरसेप्ट, तो ग्राफ बताओ कैसा आएगा। देखो वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, एल एन ए ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा। देखो तो सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन का आएगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव का मतलब ग्राफ ऐसे चलेगा। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है हमारे पास, इस ग्राफ का स्लोप जो है वो माइनस के है, यानी कि नेगेटिव रेट कांस्टेंट। और वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट है एल एन ए नॉट। तो बताओ आई बात समझ में क्या नहीं, है ना। तो ये एल एन ए और टी का ग्राफ ऐसा आएगा जिसका स्लोप नेगेटिव रेट कांस्टेंट के बराबर और जिसका वाई इंटरसेप्ट एल एन ए नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के नेचुरल लॉग के बराबर होगा। तो ये ग्राफ ये रहा आपके सामने, है ना। ग्राफ भी मैं समझा रहा हूँ, बुक में ऐसे ही बना हुआ है, तो आपको समझ के चलना है। बाकी तो फिर आखिर में तो याद करोगे ही जब, है ना, बार बार देखना है, नहीं आएगा दोबारा समझना है। ठीक, दूसरा ग्राफ है एल एन ए नॉट और टाइम के बीच। तो ग्राफ तभी आप बना पाओगे जब आपको क्या पता होंगी, रिलेशंस पता होंगी। ठीक, तो यहाँ पे जो रिलेशन यूज होगी वो क्या, ये वाली कर लूँ मैं। देखो नेचुरल लॉग ए नॉट, है ना, ऐसे करके जो आ रही थी, ए लाइट पड़ रही है, देखना पड़ता है, के टी। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज पूरी आपकी वाई एक्सिस के बराबर है ना। ये भी तो आया था वहां जब 2.30 डेरिवेशन में। देखो जब हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया उससे एक स्टेप ऊपर, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ना। तो इसको जब तुम कंपेयर कराओगे तो ये तुम्हारा क्या वाई एक्सिस, ये क्या एक्स एक्सिस, और ये क्या स्लोप। इस बार इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट नहीं है का क्या मतलब होता है सर, इंटरसेप्ट नहीं का मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, ये प्लॉट कर रहे हैं एल एन ए नॉट अपॉन ए, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, टाइम। ठीक है, अब सर ग्राफ बनाना बताओ, बता रहे हैं। देखो इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कहीं टच नहीं करेगा ग्राफ, यहाँ से शुरू होगा। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा आपका, स्लोप आ जाएगा पॉजिटिव रेट। तो देखो ग्राफ कितने इजी हो गए समझने से, वरना ध्यान करते रहते इसका ग्राफ उसका। तो ये दोनों ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, ग्राफ तो ऐसे ही बनाए हैं, लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया नहीं बताई है, तो वो मैंने आपको बता दी। चलो उसको नोट करो, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ, लाइफ टाइम देखेंगे। ठीक है, छाप लो जल्दी से। चलो
तो देख रहे हो पूरा फोकस है कॉन्सेप्ट समझाने पे। बोर्ड का में तो नैया पार होगी, साथ साथ CUET भी आराम से हो जाए, केमिस्ट्री तो हम करा ही रहे हैं, ठीक है। और नीट और जेई मेंस तक भी आ जाएगा, एडवांस में चीजें यही रहेंगी। फिर तुम्हारा IQ चेक होगा, है ना, क्वेश्चन नया मिलेगा, तुम अपना दिमाग कैसे लगा सकते हो, पहले इन्हीं को तो समझो, तब तो अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है। चलो फिर छापो, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ। किस चीज की हाफ लाइफ, भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ होगी। इसके लिए तुम जल्दी से अपना पेज पलटो, और जहां पे तुमने वो लिखा है कौन सा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन कि T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 A0 अपॉन ए, ऐसे ही याद होना चाहिए, वो यूज होगा यहाँ पे। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन अब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवा दी थी कि द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स टू 50%, या लिखवा दूं, लिखवा देता हूँ। कोई केवल भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही देख रहा हो, है ना, सेलेक्टेड देखते हैं ना लोग तो कंटेंट। तो द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स बाय या कंप्लीट्स टू 50%, है ना, उस टाइम में जिसमें रिएक्शन 50% खत्म हो जाए। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होनी चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट की कितनी मान लोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप A0 ही मानते हो तो A0 मान लो, बार बार नया टर्म क्यों एज्यूम करना है, ठीक है। और फिर आफ्टर 50% कंप्लीशन, फिर बताओ आप क्या बचेगी कंसंट्रेशन, जब आपकी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, है ना, तो आफ्टर 50% कंप्लीशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बचेगी, आफ्टर 50% कंप्लीशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बचेगी। मैंने ऐसे बताया था ना, तुम्हारे पास एक थैला भर के आटा है या चावल है या कुछ भी है, वो आधा खत्म हो गया तो क्या बचेगा, आधा थैला बचेगा। सिमिलरली तुम्हारे पास A0 रिएक्टेंट था, आधा खत्म हो गया, कितना बचेगा, तो A0/2 बचेगा। इसका मतलब जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, A0, ठीक, ठीक है। और जब ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, और जब तुम्हारे पास क्या हो गया, जब तुम्हारे पास, हट जा भाई, हट 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 हट, हट गया। देखो जब तुम्हारे पास टाइम T है तो क्या कंसंट्रेशन बच रही है, तो बच रही है A0/2। तो इसी चीज को यूज करते हुए, जब T क्या है, हाफ है ना, तो इसी चीज को यूज करो कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। तो मैंने क्या बताया था, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 A0 अपॉन ए। अब A0 और A की वैल्यू लगा दो, देखो T क्या हो जाएगा, T हाफ 2.303 अपॉन में क्या, के लॉग बेस 10। A0 कितना है, A0 ही है सर, और A कितना है, A0/2 है। तो मुझे बताओ A0 से A0 कैंसिल होगा, 1/2 में है तो लॉग ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अरे भाई डिवाइड में है ना, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log बेस 10 और ये 2, log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2.303 इंटू 0.3010। ये क्या लगाया है मैंने, ये log बेस 10 2 की वैल्यू लगाई है। यार राइटिंग भी कहोगे सर क्या हो रही है आपकी, है ना। तो ये log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 लगा दी मैंने, ठीक है। अब देखो जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ अपॉन में के भी चल रहा है ना, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.693 और अपॉन में के। तो आप अगर गौर फरमाओगे, वैसे आप फरमाओगे तो नहीं, है ना, अगर आप गौर फरमाओगे तो आप ये पाओगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ में तो सर इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म आ ही नहीं रहा है। वहां क्या आता था, टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए A0/2 के तो यहाँ भी है लेकिन A0 तो गायब हो गया। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को कोई मतलब नहीं है कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, है ना। तो अगर कहीं कोई आपसे ग्राफ बनवा ले किसके बीच, टी हाफ के बीच और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच, तो टी हाफ कहेगा भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कांस्टेंट रहूंगा।
लेकिन वहां पे जब हमने बनाया था तो इंक्रीज हो रहा था क्योंकि उसके टर्म में a0/2k था। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये टी हाफ का एक्सप्रेशन है क्या, 0.693/k, डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिर इसको नोट कर लो, फिर हाफ लाइफ देखते हैं। तो हमने क्या खास बात देखी यहाँ पे, नोट कराएंगे आप? देखो हमने क्या खास बात देखी, हमने खास बात ये देखी सर कि यहीं पे लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट है किस चीज के, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, किस चीज के, ऑफ रिएक्टेंट। दिख रहा है ना बच्चों, छाप लेना इसको भी, इंपॉर्टेंट बात है, कोने में बता दी हमने तुम्हें, साइड में दे जाके समझ लेना, साइड में दे जाके समझ जल्दी आता है, सबके सामने नहीं आता है, छाप लो जल्दी। हाफ लाइफ देख ली, क्या खास बात देखी कि इसको कोई मतलब नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन आपने क्या ली है रिएक्टेंट की। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको रब करके छापो जल्दी। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब इसका पूरा जीवन काल कितना रहा होगा। तो लाइफ टाइम का मतलब जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या आपका कुछ रिएक्टेंट बचेगा, बताओ मुझे, क्या कुछ आपका रिएक्टेंट बचेगा? मुझे कुछ नहीं लगता है ना। तो होता क्या है, जब इसकी डेफिनेशन मतलब द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स टू 100%। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या मान के चलूं, चलो इसी से लिख दे रहा हूँ, अगर मैं बोलूं इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि आपका जो ए नॉट की वैल्यू है वो ए नॉट है ना, होगा सर ए नॉट की वैल्यू ए नॉट, और आफ्टर 100% कंप्लीशन, जब आपकी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कुछ बचेगा क्या? मेरे को तो नहीं लगता है, तो वो तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो जब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे, जीरो ऑर्डर की क्यों लिख रहे हो सर, देखो आपके पास क्या इक्वेशन होती थी, आपके पास इक्वेशन ये होती थी, देखो आपके पास इक्वेशन ये होती थी कि क्या, टी अब 100% है तो 100% लगा दो, 2.303 अपॉन में के लॉग 10 ए नॉट अपॉन ए, बार बार डेराइव करके देखोगे तो अपने आप तुम्हें एक्सप्रेशन भी याद हो जाएगा, लेकिन डेरिवेशन एक दो बार ही करना और न्यूमेरिकल ज्यादा बार करना, उसमें वैल्यूज लगाना आएंगी तो अच्छी रहेगी। ठीक है, के ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट ही है, ए की वैल्यू क्या है, जीरो। अब तुम किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, मतलब लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो तुम क्या देखोगे, तुम ये देखोगे कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को खत्म होने में तो बहुत 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 ज्यादा, इतना ज्यादा कि हम बता भी नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रैक्टिकली नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, है ना। अगर हम थ्योरेटिकली बात करेंगे तो चली भी जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या बात देखी, हमने ये देखा कि सर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूजुअली नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, पूरी नहीं होंगी, वो होंगी भी तो इनफाइनाइट टाइम पे होंगी। अब इनफाइनाइट टाइम तक तुम जिंदा थोड़ी रहोगे, है ना, तो हो जाओगे मिलन आत्मा का परमात्मा से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूजुअली नेवर गोज फॉर कंप्लीशन बिकॉज इट्स क्या, जो उसका टी 100% है, यानी कि लाइफ टाइम जो है वो क्या है, वो इनफाइनाइट। तो कोई पूछ ले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों नहीं कंप्लीट होती है, तो यही रीजन है कि उसका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, वो 100% होता है। सर पिंक कलर नहीं दिखता है ना, डार्क कलर्स नहीं यूज करने हैं, पिंकी रिंकी ये सब यूज नहीं करना है, हमें ब्लू यूज, ठीक है, बता दिया करो, मैंने तुमसे लास्ट लास्ट में ही बोला। चलो लिख लिया इतना,
हटा दें इसको, हटा देते हैं। लाइफ टाइम देख लिया, फुल टाइम देख लिया, एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, उनको देख लेते हैं। तो बहुत नीचे चला गया है, दिख रहा है लेकिन। देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मतलब होता है सर हाइड्रोजन का ऐड होना। एल्केन चैप्टर में पढ़ते थे। तो इथीन क्या होता है सर? इथीन होता है, इन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एच मतलब दो कार्बन। तो इथीन का हम क्या कराएंगे? हाइड्रोजनेशन कराएंगे, निकिल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में। ये क्या होते हैं? मेटल कैटलिस्ट, हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराते हैं। और लोअर एल्केन्स भी क्या होती हैं? गैसेस। तो वहां पे दोनों का मिलन हो जाता है, बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। एक जगह बॉन्ड टूटता है तभी दूसरी जगह बॉन्ड बनता है। ये तो सत्य है, चाहे केमिस्ट्री में चाहे रियल केमिस्ट्री में। ठीक, चलो। तो क्या क्या बात करते हो सर? देखो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो यहाँ पे भाई सही बात करते हैं, गलत बात नहीं करते। देखो ऐसे रहा होगा बॉन्ड, इस तरीके से। फिजिकल में ऑर्गेनिक पढ़ा दे रहे हो। तो यहाँ पे जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक होगा तभी दूसरा बॉन्ड बनेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच। तो बॉन्ड टूटेगा तो है ही जब नया बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके सामने? CH3। तो इस रिएक्शन का जब हम रेट लिखने जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि इसका रेट जो इथीन की कंसेंट्रेशन रही होगी उसकी पावर 1 के इक्वल रहा होगा, तभी तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। तो ये थी बात। डिसोसिएशन ऑफ N2O5। N2O5 मतलब को हीट करके यहाँ से क्या बन जाता है? O2 गैस बन जाती है। और आपके पास क्या बन जाता है? और आपके पास NO2। NO2 बनता है, क्या बनता है देखते हैं, शायद NO2 ही बनता है मेरे ख्याल से। चेक करें क्या? जरा लिखो इसको, इतना मैं चेक करके बताता हूँ तुम्हें। NO2 बनता है कि क्या बनता है? गलत सलत तो लिखवाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। गलत हो जाएगा तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। नहीं यार, हर चीज याद नहीं रहती है, तो पता ही है, पढ़ के आना ही पड़ता है पढ़ाने से पहले। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। ठीक है, NO2 बनेगा। NO2 बनता है भाई। क्या बनता है? NO2 बनता है। ठीक है, NO2 बनता है। यहाँ पे हमने 4 लगा रखा है, यहाँ पे 2 5 10। तो कितने होगा? 4 दूनी 8। रिएक्शन बैलेंस है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट आएगा, देखो भले ही तुम्हें स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 2 दिख रहा हो, लेकिन ये रिएक्शन ये थोड़ी दिया है कि एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री नहीं है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी, ये आएगा। ठीक है, ये हर जगह 1 1 क्यों हो गया है यार? वो एंटर करने के बाद ना घपला हो गया है कुछ। देखो ये 2 है, ये क्या है? ये सेकंड नंबर है, और ये क्या है? थर्ड नंबर है। ठीक है, कुछ बदलाव हुआ? हुआ तो, है ना। और ये पहले रिएक्शन क्या थी? हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। दूसरी क्या है? डिसोसिएशन ऑफ N2O5। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव डिके। जितनी भी रेडिएशन निकलती हैं मतलब हैवी न्यूक्लियाई से या कहीं और से, तो वो सारी रिएक्शन ही होंगी। और वो रिएक्शन क्या फॉलो करती हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो इनको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, दिख रहा है नीचे का, है ना? दिख ही रहा है। चलो छापो, रब कर रहा हूँ। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बता दो सर, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। तो जो जो आपको डाटा मिलता जाए लिखते जाओ। रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू कितनी दे दी है? 60 सेकंड इनवर्स। देखो यूनिट से भी पता लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब अपनी जो पहले कंसंट्रेशन थी उसको कम करने में कितना? 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जब भी आपको फ्रैक्शन में बात करी हो तो आप 1 मान लेना इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब भी आपको परसेंटेज में बात करी हो तो आप 100% मान लेना। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में मान ले रहा हूँ 1, और बची कितनी रह गई? कह रहा है 1/16 अपने पिछले वाले की। यानी कि 1/16 तो ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा।
तो हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस प्रक्रिया में। कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताओ, जो मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो वो क्या होता था, वो होता था 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 और ए नॉट अपॉन में क्या ए, ऐसी तो होता था। अब तुम्हें के की वैल्यू पता है क्या है, 2.303 और के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक, लॉग बेस 10 ए नॉट 1 मान लिया था, वो उसका 1/16 हो गया, 16 ऊपर चला जाएगा। तो क्या सॉल्व हो के आएगा बताओ, 2.303 अपॉन में 60 सेकेंड इनवर्स इसलिए लिख रहा हूँ, टाइम पता लग जाएगा तुम्हें, आंसर सेकेंड में ही आ रहा है 16। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक कि अगर log x स्क्वायर लिखा है तो इस 2 को आप आगे ला सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, या कोई भी पावर लिखी है, मान लो log x की पावर 4 लिखी है तो 4 आगे आ जाता है, फिर हम इसको 4 log x लिख लेते हैं, इसको 2 log x लिख लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है। तो आप इसको कैसे लिख लो, वहाँ कैलकुलेटर तो होगा नहीं, मैं तो अभी निकालने वाला हूँ अपना कैलकुलेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4, बताओ सही लिखा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई 16, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 16 आता है। तो हमने उसको वैसे लिख दिया, क्योंकि हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और लॉग 2 की वैल्यू तो हम ध्यान रख ही सकते हैं सर। तो 2.303 अपॉन में टाइम कितना है 60 सेकेंड इनवर्स, और फिर ये लॉग आगे आ जाएगा 4 पावर वाला, और लॉग बेस 10 2 की वैल्यू तुम्हें पता है 3010 होती है, तो लगा दो 2.303 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, और 4 इंटू 0.3010। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2.303, और इसको अगर और इधर से करो यहाँ पे तो ये नीचे अगर 2 ही मान लो कि 2 ही प्लेस तक है तो वो 2 0 बढ़ जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 15 2 जा, ठीक है, वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 100, तो तुम्हारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 606 4.606 अपॉन 100, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1/16 होने में, है ना, आ जाएगा 0.04, 2 प्लेस 1 प्लेस तो 2 प्लेस, तो इतने सेकंड लगेंगे किस लिए, तुम्हारे उसको 1/16 होने में। आई बात समझ में कि नहीं बताओ। तो ये थी कहानी, नोट कर लो, गलती तो कुछ नहीं हुई है, सब सही चल रहा है। 15 इसको मैंने ऐसे कर लिया कि मैंने सोचा ये 0.30 ही है, अब आगे पॉइंट के बाद इतनी पॉइंट की वैल्यू का क्या रोल, तो मैंने इन 1 0 को हटा लिया, तो मैंने डेसिमल के बाद 2 प्लेस देखे, नीचे 2 0 बढ़ा लिया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे 15 था, ये इजिली 2 से कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो बता देना, बाकी तरीका ये है, फ्रैक्शन दिया हो तो इनिशियल 1 और फिर उसके हिसाब से बची हुई निकाल लोगे, परसेंटेज दी हो तो इनिशियल 100 फिर बची हुई मान निकाल लोगे। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख लिया उधर का, हाँ सर दिख रहा, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वो जो थर्ड एग्जांपल लिखा था हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कि न्यूक्लियर डिके में यूज होता है, तो आ गया उसका यूज। देखो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव मतलब होता है, और कार्बन डेटिंग में यूज होता है, डेट में यूज नहीं होता है, डेटिंग में यूज होता है ना। तो कैसे यूज होता है ये, देखो सारे ह्यूमन बॉडीज में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन होता है। अब इसका यूज किया जाता है, जैसे वुड है, वुड में कार्बन होगा, है ना, लिविंग कंपाउंड है, लिविंग सोर्स से आया है, प्लांट से। तो इनिशियली तो किसी भी चीज में 100% होगा ना चीज, जैसे मेरी बॉडी में ब्लड अभी 100% है, किसी को 2 यूनिट चाहिए तो 2% कम हो जाएगा। तो ऐसे ही इनिशियली जो पेड़ था हमारे पास, उसकी जो वुड थी उसमें 100% कार्बन था, लेकिन अब क्या होगा, समय के साथ साथ भाई वो कार्बन कम भी तो होगा, है ना, या कोई भी लकड़ी की चीज है तो समय के साथ साथ उसका कार्बन कंटेंट कम होगा। तो हम चेक कर लेंगे पहले कितना था और बाद में कितना रह गया, तो हमें ए नॉट और ए मिल जाएगा,
रेट कांस्टेंट कुछ होगा तो हम वहां से टाइम निकाल लेंगे कि भाई इसकी उम्र कितनी हो गई, कि पहले इतना था इसमें कार्बन अब इतना रह गया तो ये कितने साल जी चुका है, तो हम वहां से उसका टाइम निकाल लेते हैं कि लिविंग कितना दिन उन्हें एग्जिस्ट किया है। वो यही क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। मतलब सर टी हाफ दे रखा है कितना, टी हाफ दे रखा है 5730 ईयर्स, मतलब वो 100% से 50% कार्बन होने में इतना टाइम लगाता है, या 1 से 1/2 होने में इतना टाइम लगाता है। फिर देखो एन आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट containing wood had only 60% of the carbon found in living tree। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को जो अवशेष मिले है ना, पेड़ काट दिए जाते हैं तो हल्का सा वुडन पार्ट मिल गया होगा, उसमें जो कार्बन 14 था वो 80% ही रह गया, मतलब बचा हुआ कहाँ गया, क्योंकि भाई वो अपने अब रूट से अपरूट हो गया ना, सॉइल में से हट गया, तो उतना कार्बन उसका डिके हो रहा होगा, लूज हो रहा होगा। तो इनिशियली कितना रहा होगा कार्बन, 100%। जब मैंने कहा है परसेंटेज दी हो तो 100% मान लिया करो। और वो पूछ रहा है कितना बचा रह गया, 80% बचा रह गया। अभी बचा हुआ दे दिया, उसने ये नहीं कहा कि 80% खत्म हो गया, उसने कहा है हैड ओनली 80%, मतलब 80% उस पे है बचा हुआ, तो बची हुई कंसंट्रेशन आ गई। अब वो कह रहे हैं एज एस्टिमेट करो, तो एज मतलब आपको 2.303 अपॉन के सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन एक बार देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज नोन है, ए नॉट और ए तो नोन हो गया, के नोन नहीं है, तो के कैसे निकालोगे, टी हाफ का एक फॉर्मूला हुआ करता था 0.693 अपॉन के वाला, तो यहाँ से के आ जाएगा, के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है 0.693, टी हाफ कितना होगा 5730 ईयर्स। ठीक है, तो के क्या होगा इतना ईयर इनवर्स हो जाएगा। ओहो ये देखिए भाई, चलो ठीक है। अब इसको आप क्या करो, अब इसको आप यहाँ वैल्यू लगा दो, के की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी मैंने सॉल्व नहीं करा क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो उसको ऐसे ही यूज कर लेंगे, क्या है 0.693 और ये डिवाइड बाय 5730, और लॉग बेस 10 ए नॉट की वैल्यू क्या है 100, और बचा हुआ कितना है 80। ये तो 5 और 4 हो जाएगा, log 5 माइनस log 4 कर लेना फिर, है ना, log की प्रॉपर्टी लगा के 25 जा 24, तो ये क्या हो गया 2.303, ये ऊपर आ जाएगा 5730, ये आपका नीचे ही रहेगा 0.693, और ये यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये हो गया log 5 माइनस log 4, दिख रहा है उधर log 4 गायब, log 4 लिखा है वो, क्योंकि ये देखो 5/4 आ गया, तो log x अपॉन y को कैसे लिख लेते थे log x माइनस log y करके। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इसकी ये होगी वैल्यूज याद होनी चाहिए वैसे, बाकी लॉग टेबल आपको मिल ही जाएगी पेपर में, नहीं मिलेगी तो वैल्यू दे देंगे वो। log 5 की वैल्यू होती है 0.7 के आसपास, और log 4 क्या होगा log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर 2 आ गया, log 2 क्या होता है 0.3010, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.6020 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बताओ सॉल्व करोगे, मैं करता हूँ अभी। देखो ये कितना बचेगा, 7 में से 6020 जा रहा है, ऐसे समझ लो 7000 में से क्या जा रहा है तुम्हारे पास 6020, यानी कि कितना बचेगा फिर, तो तुम्हारे पास बच जाएगा 980, है ना, 0. एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से, देखो चलो सॉल्व करके बताता हूँ तुम्हें। 0.7 माइनस 0.6020 कितना बचता है 0.098, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या है 0.693, सारा मल्टीप्लाई करके जो टी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा लाइफ हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 5730, ये आ गया डिवाइडेड बाय 0.693, तो कितना आ जाएगा 1866.12 ईयर्स, यानी कि वो पेड़ मतलब जो वुडन आर्टिफैक्ट है वो इतने साल पुराना है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी लेकिन कॉन्सेप्ट वही था कि कितना अमाउंट था इनिशियल और कितना बचा रह गया। छापो जल्दी से, और एक दो क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंसंट्रेशन टर्म्स में वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगर गैसियस रिएक्टेंट आ जाते हैं तो हम वहां पे प्रेशर के साथ डील करेंगे,
फिर प्रेशर के टर्म्स में भी देखेंगे, अभी हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। चलो फिर चलो 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 मैं रब कर रहा हूँ इसको, आप लिया लो। और क्वेश्चन देखोगे, देखो वो क्या बोल रहे हैं, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction. These type of questions are favorite for examiners. Why? Because these questions do not require any calculation. इसी बात को हिंदी में बोलूं तो पेपर बनाने वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, अच्छे हैं, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है नहीं, कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, देखो कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो बोल रहा है जितना टाइम लगता है, कितना 99% खत्म होने में, वो प्रूफ करना है कि वो डबल है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो अगर मैं किसकी बात करूं, फॉर 99% कंप्लीशन की अगर बात करूं तो क्या बात करूंगा, मैं बोलूंगा ए नॉट कितना दे दो, मैंने बता रखा है परसेंटेज में 100% ले लिया करो, बचा हुआ कितना रह जाएगा, 99% तुम्हारा सामान खत्म हो गया, मतलब 1% बचा रह जाएगा। तो फिर टी 99% के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10, ए नॉट अपॉन ए होता है, तो ए नॉट कितना है 100 और ए कितना है 1, तो ये आ गया है ना। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, देखो कैसे करोगे, ये क्या हो जाएगा, लॉग लॉग 100 को कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर ये है ना 10 की पावर 2, हुआ कि नहीं हुआ, देखो 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, और log बेस 10 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 आ जाएगा सीधे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, कैसे आया वो ऐसे आया है। अब बात करो तुम अगर फॉर 90% कंप्लीशन, तो 90% कंप्लीशन के लिए ए नॉट क्या मानोगे, सर ए नॉट तो हम परसेंटेज में हमेशा 100% ही मानेंगे, ए को क्या मानोगे, 90% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, 10% बचेगा। ठीक है, फिर 90% कंप्लीशन के लिए क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10, ऊपर ए नॉट आता है जो कि 100 है, नीचे क्या आता है ए आता है जो कि 10 है। तो इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 10 बचेगा, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये कितना आ गया 2.303 अपॉन के लॉग 10 1 होता है, तो ये आ गया। ठीक, इसको रब कर दूं, देख लो। अब आप क्या करोगे, आप अगर इसको 1 मान रहे हो और इसको 2 मान रहे हो, तो इनको डिवाइड कर दो 1 और 2 को, देखो क्या बचेगा फिर। ठीक, इसको डिवाइड कर दो, आप किसी को भी कर दो, 99% वाले को करना चाहो इसको कर दो, है ना, अपॉन में क्या, इसका एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड से डिवाइड, इसकी राइट हैंड साइड इससे डिवाइड, तो देखो दोनों जगह क्या है 2.303 अपॉन में के है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 99 के साथ 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो बताओ ये तो ऐसे का ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा टी 99% अपॉन टी 90%, और वहां क्या आ रहा है 2, 90 को उधर भेजोगे तो आप क्या पाओगे कि 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है 90% का जस्ट डबल है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या किया आपने, आपने पहले 99% के लिए कैलकुलेट किया, फिर 90% के लिए कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आ गया। थोड़ा सा लॉग की वैल्यूज का नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि पावर आगे आ जाती है और फलाना फलाना ये सब। बताओ आया समझ, चलो देख लो अच्छे से, ऐसा ही एक एग्जाम्पल में भी है तुम्हारे एनसीईआरटी के, तो उसको भी करने की कोशिश करना। ठीक है, देख लेना, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम सेम, मतलब वैल्यूज अलग होंगी, प्रूफ ऐसी है, तो उसको खुद से ट्राई करना, सॉल्व होगा एग्जाम पर। मैंने एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन करा दिया आपको। एक और क्वेश्चन में लाया हूँ आपके लिए, जरा उस पर भी निगाह मार लो और इसे नोट कर लो, साथ लिया। देखो एक क्वेश्चन जो और रहता है हमारे सीरीज में, वो क्या है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 40 मिनट लगते हैं 30% डिकम्पोज होने के लिए, मतलब रिएक्टेंट 30% खत्म हो जाता है, बचेगा कितना 70%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 30% का टाइम दे रखा है, कितना 40 मिनट।
हाफ लाइफ पूछी है, तो मेरे भाई हाफ लाइफ के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है 0.693 अपॉन के ही तो नहीं है तुम्हारे पास, के हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो 30% का मतलब क्या, फॉर 30% डिकम्पोजिशन मतलब क्या, फॉर 30% डिकम्पोजिशन का मतलब कि सर इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी 100% और 30% डिकम्पोज हो गया मतलब खत्म हो गया, तो बचा कितना रह जाएगा 70%। ठीक है, तो अब आप इसमें 30% के लिए फॉर्मूला लगा लोगे कितना 2.303 अपॉन में के लॉग बेस एन ए नॉट अपॉन ए नॉट, और ए की वैल्यू पता है टी उसकी पता है थी 30 की कितनी है 40, इधर क्या है 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 और ये क्या बचा है 100 अपॉन में 70, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है 40 के को उधर ले जाओ, के तो हमें सॉल्व भी करना है ना। ठीक है के को उधर ले गए 2.303 अपॉन 40 और वो क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 एक्स अपॉन वाई वाला केस बन गया, यानी कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई वाला केस आ गया। तो लॉग 10 माइनस लॉग 7 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है आपको पता ही है ना, लॉग 7 की मैं बता दूंगा आपको क्या होती है। देखो लॉग 7 की जो वैल्यू होगी, कट करो इसे, लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.84। ठीक है तो ये हो जाएगा और यहाँ से आप सॉल्व कर ही लोगे फिर इसे अपॉन 40 इंटू ये, तो आप जब इसे 1 से माइनस करोगे तो 154 ऐसा कुछ बचेगा, 40 ये कितना बच रहा है 0.156 के आसपास बचेगा ना। ठीक है तो ये आ जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कर दो इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 40, कितना आ रहा है ये के जो आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, के की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.010। ठीक है 0.010 और के क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, टाइम किस में दिया है मिनट में, तो यूनिट क्या होगी मिनट इनवर्स। तो अब आपको टी हाफ निकालना है, निकाल लो 0.693 अपॉन में के करके, के की वैल्यू आपको मिल गई क्या 0.010। तो अब आप क्या करोगे 0.693 को डिवाइड कर दोगे 0.010 से, 0.693 को डिवाइड कर दो 0.010 से, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 69। अब ऐसे भी हो जाता है, इसको इधर ले जाके है ना, तो टी हाफ क्या आ गया आपके पास 69.3 मिनट्स, यानी कि 50% जो रिएक्शन कंप्लीट है वो 69.3 मिनट्स में होगी। बताओ क्वेश्चन समझ आए, ये नहीं सारे ही इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर तरीके के करा दिए तुम्हें, प्रूफ वाले भी, कैलकुलेशन वाले भी, हाफ लाइफ वाले भी और रेडियो एक्टिव डिके वाले भी। तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सुपड़ा साफ कर दिया है, खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी गैसेस फेस की रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। ठीक है तो वहाँ पे प्रेशर के साथ डील करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर का डिपेंडेंस पढ़ेंगे कैटलिस्ट का रिएक्शन पे, और कोलिजन थ्योरी, और फिर चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास तक पढ़ो इसको अच्छे से, नोट्स बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।